ज्ञानार्भी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको नर जनन तंत्र के अंतर्गत अधिवृषण भाग के बारे में बताएंगे। यानी आप ये समझ रहे होंगे कि नर जनन तंत्र के जो विभिन्न अंग होते हैं उन अंगों के अंतर्गत अधिवृषण भी एक अंग होता है। तो आप हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में से शेयर करिए। हम देर न करते हुए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम आपको नर जनन तंत्र के जो विभिन्न अंग होते हैं उन अंगों के अंतर्गत अधिवृषण भाग के बारे में बताते हैं कि अधिवृषण भाग कैसा होता है और अधिवृषण भागों की संरचना कैसी होती है, अधिवृषण भाग कितने प्रकार के होते हैं और अधिवृषण भाग कहाँ जाकर खुलता है और अधिवृषण के कार्य क्या होते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं को हम आज आपको बारी बारी से बताने वाले हैं। तो उससे पहले आप अधिवृषण के बारे में जानकारी ले लीजिए, फिर उसके बाद इसके कार्य के बारे में बताएंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि अधिवृषण है क्या। तो आप देखिए, अधिवृषण लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी नलिका से बना होता है। यानी अधिवृषण लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी नलिका से बना होता है जो अति कुंडलित होकर वृषण के पश्च भाग पर, यानी यह अति कुंडलित होकर वृषण के पश्च भाग पर लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी चपटी अल्प विराम के आकार की संरचना का निर्माण करती है। यानी यह समझने की बात यह है कि अधिवृषण की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर होती है। यह अति कुंडलित हो जाती है और अति कुंडलित होकर वृषण के पश्च भाग पर यह जाकर खुलती है। तो देखिए, वृषण के पश्च भाग पर जाकर यह 4 सेंटीमीटर लंबी चपटी अल्प विराम के आकार की संरचना यह बना लेती है। आगे हम देखेंगे कि अधिवृषण में इस नलिका, देखिए अधिवृषण में इस नलिका के जो कुंडल है एक संयोजी ऊतक द्वारा आपस में चिपके रहते हैं। यानी समझने की बात यह है कि अधिवृषण की जो नलिकाएं हैं यह अति कुंडलित हो जाती हैं और अति कुंडल होकर यह आपस में एक संयोजी ऊतक के द्वारा आपस में चिपके रहते हैं। अब हम इनके भागों की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसको निम्न 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। अगर अधिवृषण के भागों को देखें तो इन्हें 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भाग का नाम आप देख रहे हैं, प्रथम भाग का नाम है शीर्ष भाग। शीर्ष भाग या अंग्रेजी में इसे जो है कॉर्पट एपिडिडाइमिस कहते हैं। अब ये कॉर्पट एपिडिडाइमिस होता क्या है, तो कहेंगे यह सबसे मोटा तथा वृषण के ऊपरी भाग पर स्थित होता है। यानी वृषण का सबसे ऊपरी भाग कौन है, तो सबसे ऊपरी भाग का नाम है शीर्ष भाग होता है। और यह शीर्ष भाग कहाँ मिलता है, तो देखिए शीर्ष भाग अपवाहक नलिकाएं, यानी अपवाहक नलिकाएं इसी भाग में जाकर खुलती है। अब अधिवृषण के दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा भाग देखिए अधिवृषण काय होता है जिसे कार्पस एपिडिडाइमिस अंग्रेजी में बोलते हैं। तो कार्पस एपिडिडाइमिस है क्या, यह पतला चपटा होता है जो कि वृषण के पश्च भाग तक फैला रहता है। यानी दूसरे भाग को देखा जाए तो ये पतला है, चपटा है और वृषण के पश्च भाग तक यह फैला रहता है। अगर तीसरे भाग की बात करें तो तीसरा भाग क्या है, तीसरे भाग को बोला गया है पश्च भाग या कॉडा एपिडिडाइमिस बोलते हैं। अब यह कौन सा भाग होता है, तो यह भाग भी पतला है और वृषण के, देखिएगा वृषण के निचले भाग पर स्थित होता है। यानी अभी आपने वृषण के निम्न 3 भागों के बारे में आपने देख लिया और निम्न 3 भागों में आप देखेंगे प्रथम भाग को शीर्ष भाग कहा जाता है और द्वितीय भाग को अगर देखा जाए द्वितीय भाग को तो अधिवृषण भाग कहा जाता है और तीसरे भाग को पश्च भाग कहा जाता है। यानी पुनः अगर तीनों प्रकार को देखा जाए तो प्रथम प्रकार है शीर्ष भाग, द्वितीय प्रकार है अधिवृषण काय और तृतीय प्रकार है पश्च
भाग होता है। तो आइए हम आपको इसे एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं। तो आप स्क्रीन पर एक फिगर देख रहे होंगे और एक फिगर में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि वृषण का बना हुआ एक फिगर है और उस वृषण में जब आप शुक्रजन नलिकाएं देख रहे होंगे तो शुक्रजन नलिकाएं का जो अंतिम छोर होता है उस अंतिम छोर को अपवाहक नलिकाएं कहते हैं और अपवाहक नलिकाएं ही अधिवृषण की जो प्रथम भाग होती है जिसको शीर्ष भाग कहते हैं उसमें जाकर मिलती है। शीर्ष भाग आगे बढ़कर अधिवृषण काय बनाती है और अधिवृषण जो काय होती है वह अति कुंडलित होकर यानी छोटी होकर आप कह सकते हैं कि पश्च भाग को वह बना सकती है। तो अभी आपने इस फिगर के माध्यम से भी आप देख लिए कि अधिवृषण के तीनों भाग आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तीनों भाग में आपने देखा, प्रथम भाग शीर्ष भाग था, द्वितीय भाग जो है अधिवृषण काय था और तृतीय भाग जो है आपने पश्च भाग के बारे में देखा। अब हम आपको बताएंगे कि जो उनकी नलिकाएं होती हैं यानी अधिवृषण नलिकाएं, तो अधिवृषण नलिकाओं में क्या बनता है या किस चीज़ों का समावेशन होता है और यह नलिकाएं कहाँ जाकर मिलती हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि अधिवृषण नलिका की जो भित्ति होती है, यहाँ पर समझने की बात है कि अधिवृषण नलिका की भित्ति में बाह्य मोटा पेशी अस्तर होता है। यानी हम अधिवृषण भाग की बात करें या अधिवृषण की बात करें तो उसकी जो भित्ति होती है तो भित्ति कैसी होती है, बाह्य मोटा अस्तर होता है और बाह्य मोटा अस्तर में इसी अस्तर की जो आंतरिक सतह होती है यानी अधिवृषण नलिका जो भित्ति है और उस भित्ति में आंतरिक सतह पर कोशिकाओं के स्वतंत्र सिरों पर यानी कोशिकाओं के स्वतंत्र सिरों पर लंबे शाखायुक्त सूक्ष्मांकुर होते हैं यानी लंबे शाखायुक्त सूक्ष्मांकुर होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टीरियोसिलिया कहते हैं। अब स्टीरियोसिलिया में होता क्या है तो ध्यान से दीजिएगा कि शुक्राणुओं का पूर्ण परिपक्वन, ध्यान से देखना है कि शुक्राणुओं का पूर्ण परिपक्वन इसी नलिका में होता है। यानी अधिवृषण की जो नलिकाएं होती हैं और अधिवृषण नलिकाओं की जो आंतरिक सतह होती है और आंतरिक सतह में सूक्ष्मांकुर जैसे भाग दिखाई देते हैं जिसे स्टीरियोसिलिया कहते हैं और इसी स्टीरियोसिलिया में शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। तो आप अब देखें कि शुक्राणु का परिपक्वन कहाँ होता है तो यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये शुक्राणु नलिका यानी जहाँ पर शुक्राणु का परिपक्वन होता है तो क्या करती हैं, ये शुक्राणु नलिका में लगभग 1 माह तक संग्रहित रहते हैं। यानी शुक्राणु जो होती है इसी नलिका में 1 माह तक संग्रहित रहते हैं और संग्रहित रहने के बाद इनका क्या हो जाता है, विघटन होने लगता है। यानी वहां पर संग्रहित हो गए, संग्रहित होने के बाद फिर उनका विघटन होने लगता है और विघटन होने के बाद ये क्या करते हैं, सूक्ष्मांकुरों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो अभी हमने आपको जो अधिवृषण नलिका है, अधिवृषण नलिका की जो आंतरिक भाग है उस आंतरिक भाग के बारे में अभी हमने आपको बताया कि आंतरिक भाग किस प्रकार की होती है। आंतरिक भाग में जो दीवार पाए जाते हैं वो दीवार कौन सी होती है तो दीवार का नाम है स्टीरियोसिलिया होती है और स्टीरियोसिलिया क्या करती है, शुक्राणु के परिपक्वन को यानी करती है। और जब शुक्राणु का परिपक्वन हो जाता है तो वहाँ पर शुक्राणु क्या करते हैं, कम से कम 1 माह तक वहाँ पर रहते हैं और 1 माह के बाद वह विघटित होते हैं और विघटित होने के बाद उसी स्टीरियोसिलिया में सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं तो सूक्ष्मांकुरों द्वारा उनका अवशोषण कर लिया जाता है। तो अभी आपने इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर देखा। अब हम ये बताएंगे कि जो अधिवृषण है यह अधिवृषण नलिका चलकर आगे ये कहाँ खुलती है। तो आप देखेंगे कि अधिवृषण के शीर्ष भाग, आप देखिएगा अभी हमने पहले बताया कि अधिवृषण के जो विभिन्न भाग होते हैं और उस विभिन्न भाग में जो प्रथम भाग है जिसका नाम है शीर्ष भाग, तो अधिवृषण के शीर्ष भाग में नलिका बहुत अधिक कुंडलित होती है। यानी अधिवृषण के शीर्ष भाग में नलिका बहुत अधिक कुंडलित होती है और कुंडलित होकर काडा एपिडिडाइमिस यानी काडा एपिडिडाइमिस में पहुंचकर यह कम कुंडलित
तथा कुछ मोटी हो जाती है। यानी यहाँ पर समझने की बात यह है कि अभी हमने पहले आपको बताया कि अधिवृषण के शीर्ष भाग में नलिका बहुत अधिक कुंडलित होती है और कुंडलित होकर यह कार्डा एपिडिडाइमिस में पहुंच जाती है। और कार्डा एपिडिडाइमिस क्या है? यह अधिवृषण का पश्च भाग होता है। तो कार्पा एपिडिडाइमिस में पहुंचकर क्या हो जाएगी? वह कम कुंडलित हो जाएगी और कम कुंडलित होकर फिर वहां पर वह मोटी हो जाएगी और मोटी हो जाने के बाद अंत में वह सीधी हो जाएगी और सीधी होकर शुक्रवाहिका में जाकर खुल जाती है। तो अगले वीडियो में हम आपको शुक्रवाहिका के बारे में बताएंगे। अभी हम आपको अधिवृषण के कार्य क्या है उनके बारे में बताएंगे। तो आइए आप देखिए पहले अधिवृषण के कार्य कौन कौन से होते हैं। देखिए अधिवृषण के मुख्य कार्यों में देखेंगे कि अधिवृषण का मुख्य कार्य है का, तो पहला कार्य आप देख रहे हैं, पहला कार्य है कि वृषणों से निकले शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में पहुंचाने के लिए मार्ग प्रदान करते हैं। यानी अधिवृषण का पहला कार्य है कि वृषणों से निकले शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में पहुंचाने के लिए मार्ग प्रदान करते हैं। दूसरा कार्य आप देखेंगे कि शुक्राणुओं को स्खलन से पूर्व, यानी दूसरा कार्य इसका है कि शुक्राणुओं को स्खलन से पूर्व संचित करके इन्हें पोषण प्रदान करते हैं। और तीसरा कार्य आप देखेंगे कि शुक्राणु शुक्रवाहिनी की ओर क्रमाकुंचन से इन्हीं नलिकाओं में बढ़ते हैं। यानी तीसरा कार्य आप देखेंगे कि शुक्राणु जो है शुक्रवाहिनी की ओर कैसे बढ़ता है? तो क्रमाकुंचन करते हुए इन्हीं नलिकाओं में आगे बढ़ता है। और चौथा कार्य आप देखेंगे कि शुक्राणुओं का परिपक्वन इसी भाग में होता है। अभी हमने आपको ऊपर शुक्राणु के परिपक्वन के बारे में बताया था। आगे हम आपको और एक ऐसे विशेष बातें बताते हैं, उस विशेष बातों को आप जानेंगे तो बहुत अच्छे लगेगा। विशेष बात में आप देखिए कि भ्रूण में उपस्थित ओल्फियन वाहिनी, यहाँ ध्यान देने की बात है कि भ्रूण में उपस्थित ओल्फियन वाहिनी वयस्कों में, ध्यान दीजिएगा कि वयस्कों में अधिवृषण, शुक्रवाहिनी व शुक्राशय का निर्माण करती है। एक बार फिर हम आपको बता दे रहे हैं कि भ्रूण में जो उपस्थित वोल्फियन वाहिनी होती है यही आगे चलकर वयस्कों में अधिवृषण, शुक्रवाहिनी व शुक्राशय का निर्माण करती है। तो अभी हमने आपको अधिवृषण भाग के बारे में बताया जो नर जनन तंत्र का मुख्य अंग होता है। अगले वीडियो में हम आपको शुक्रवाहिनी के बारे में बताएंगे। तब तक आप सभी को धन्यवाद।